कार स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो लंबी सुनवाई के बाद आ गया है और एक तरीके से देखा जाए तो फैसला वो आया है जिसमें SIR कराने की सुप्रीम ये जो चुनाव आयोग को शक्ति है वो कहा गया है कि ये शक्ति संविधान ने दी है। यानी एक तरीके से SIR पर क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दी है, जबकि यही मामला चल रहा था कि संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो भी इतने बड़े पैमाने पर कराने का चुनाव आयोग को कोई भी संवैधानिक अधिकार उसके पास नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिल्कुल है, आर्टिकल 324 और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उनके तहत ये जो तमाम नियम बने हुए हैं वो नियम चुनाव आयोग को ये अधिकार देते हैं। नागरिकता को लेकर भी सवाल आया कि उस पर जो चुनाव आयोग जिस तरीके से आगे बढ़ा है उस पर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर भी आया है। लेकिन अब इस फैसले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आएंगी और जो अभी तक ये कवायद चली थी उसको लेकर एक बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्या फिर SIR के जरिए ये जो नागरिकता तय करने की बात है, लोगों को घुसपैठिया घोषित करने की बात है, इन सारी चीज़ों को या CAA NRC लागू करने में अगर केंद्र सरकार कामयाब नहीं हुई तो SIR के जरिए वो अपने इन सारे जो उसकी योजनाएं हैं इन सब को वो फलीभूत कर लेगी। ये सवाल भी उठ रहा है चूंकि SIR को लेकर स्पष्ट रूप से जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की थी, साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग उन अपने संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं उसका वो उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की बेंच थी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची, उनकी इस बेंच ने उसको एक तरीके से क्लीन चिट दे दी है। तो अमलेंदु जी, ये एक बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला। लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद SIR पर कुछ ज़्यादा ही चुनाव आयोग प्रोएक्टिव हो गया है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों की भी अवहेलना कर रहा था और बहस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणियां भी आ रही थी उनसे ये लग रहा था कि शायद इस तरीके का फैसला नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल समीर जी, लग ऐसा रहा था कि शायद इस तरीके का फैसला नहीं आएगा, लेकिन फैसला उसी तरीके का आया जिस तरीके की आशा व्यक्त की जा रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में टिप्पणियां की और जिस तरीके से ये कहा कि भैया इस बार वोट नहीं दे पाओगे तो आगे वोट दे लेना, फिर दे देना, इस तरह की टिप्पणियां उससे लग रहा था। लेकिन जो ये है समीर जी, एक तो ये कि जो आज जो फैसला आया है उसमें चुनाव आयोग ने जो बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण जो शुरू किया गया था उसको उसने मतलब स्वीकार कर लिया है और उस पर रोक नहीं लगाई है, उसको अस्वीकार नहीं किया है। वो बिल्कुल ठीक था जो बिहार में SIR कराया गया और SIR का फैसला लिया चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने, वो बिल्कुल सही था। कहीं भी उसने किसी तरह के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन वहां नहीं दिखाई पड़ा। उन्हें कोई उल्लंघन दिखाई नहीं पड़ा और CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच जो है उसने फैसला दिया कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए अल्ट्रा वायरस यानी गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि आम रिवीजन की प्रक्रिया उससे अलग है, इसलिए इसको मतलब गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये माना कि आम प्रक्रिया जो है उससे अलग है। कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। ये एक तो इसका आदेश का जो मूलभूत है ये फैसला आया है। और जो 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं समीर जी, वो ये हैं कि एक तो SIR प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जो बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है, कई राज्यों में चल रही है। और अदालत ने माना कि चुनाव के पास SIR जैसी प्रक्रिया संचालित करने की शक्ति है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से जुड़ा है और अपनाई गई प्रक्रिया आनुपातिकता की शर्तों को पूरा करती है। नागरिकता के संबंध में आयोग की जांच केवल चुनावी उद्देश्यों तक सीमित है और यह नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन है। जिन व्यक्तियों के नाम नागरिकता के आधार पर हटाए गए थे उनके मामलों को 4 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसले के अंश जो है वो 3 मुख्य बिंदु ये इस फैसले के अंतर्गत समीर जी आए हैं। जी बिल्कुल। तो नागरिकता के संबंध में आयोग की जांच, वो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि वो केवल चुनावी उद्देश्यों तक सीमित है और ये नागरिकता अधिनियम के तहत
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन है। जिन व्यक्तियों के नाम नागरिकता के आधार पर हटाए गए थे उनके मामलों को 4 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। लेकिन क्या कुछ उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ टिप्पणी रही अमलेंदु जी, जो पश्चिम बंगाल पर, हालांकि ये याचिका जो बिहार को लेकर थी उस पर ये थी, वहां पर 27 लाख लोगों के नाम वहां उन पर जो उनकी जांच हो रही है कि उनको सही उनका नाम हटाया गया है या गलत है, उस पर भी, और उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की बड़ी आलोचना भी हुई थी कि आप इस बार वोट नहीं दे पाएंगे तो अगली बार वोट दे दीजिएगा। लेकिन अब इस फैसले को लेकर भी बहुत सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं आ रही हैं, खासतौर पर जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि विपक्ष के तमाम पार्टियों की ओर से याचिका दायर की गई, और यही नहीं, यहाँ पर बड़े वकील और तमाम नागरिक कार्यकर्ताओं की ओर से भी, या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो भी इसको एक पक्षपातपूर्ण और एक पार्टी के पक्ष में एक चुनाव के परिणाम लाने के मकसद से एसआईआर कराने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच से इसको क्लीन चिट एक तरीके से मिल गई है, एसआईआर कराने के अधिकार को जो संवैधानिक मान्यता दे दी गई है, तो फिर ये एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग की बड़ी जीत है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन प्रतिक्रियाओं को भी हम लोग जानेंगे। आरजेडी के नेता मनोज झा है, आरजेडी के सांसद, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, पर ये एक तरीके से कहा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की बड़ी जीत कही जाएगी अमलेदु जी। हाँ, बिल्कुल समीर जी, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की बड़ी जीत कही जाएगी, और निश्चित तौर पर झटका जो है उन लोगों को लगा है जो याचिका लेकर गए थे। हाँ। उनको एक झटका है, इसमें कोई दो राय वाली मतलब नहीं हो सकती है, और ये एक से कहा जाए चुनाव आयोग के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन इसके बावजूद जो बहुत से सवाल हैं वो सवाल अभी भी कायम हैं। एक तो एसआईआर को जो चुनौती दी गई, मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण को, अब समीर जी हम लोग जब अभी थोड़ी देर पहले जब सुप्रीम कोर्ट के लाइव कर रहे थे, उसमें हमारे एक दर्शक ने उस पर कमेंट किया कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिंग रिगिंग एसआईआर जो है उसको वैधता मिल गई है। तो ये बड़ा मतलब हमारे दर्शक भी जो है बहुत अच्छे कमेंट जो है लिखते हैं, तो नाम उनका भूल गया। बिल्कुल, दर्शकों के कमेंट से ये पता लगता है कि आपके इन फैसलों का जो एक पब्लिक में ओपिनियन है उनका क्या है। राजनीतिक दल अपने तरीके से करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे, पिटिशनर अपने तरीके से देंगे, और जो इंटेलेक्चुअल है अपने तरीके से। लेकिन उस फैसले को लेकर आम जनता क्या समझ रही है, ये जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसको समझना, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रतिक्रियाएं इस तरीके की आ रही हैं आम जनता की तरफ से। तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ नहीं होना है, जो चुनाव आयोग चाहेगा वही होगा, इस तरीके के भी कमेंट सब आ रहे थे। बहरहाल तो ये समझा जा सकता है कि ये अगर समीर जी सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच है और उसके आधार पर ये मालूम पड़ जाए कि फैसला क्या आएगा, तो ये अगर इस तरीके की धारणा बनती है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, इस तरह की धारणा। बिल्कुल, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो लोगों का एक विश्वास है, निश्चित तौर पर उस विश्वास को भी कहीं न कहीं कमजोर करता है कि अगर बेंच को देखकर, यानी कौन जज किस मामले की सुनवाई कर रहा है, और उसके आधार पर, और उसमें जो दोनों पक्ष हैं, यानी जो एक दो पक्ष वहां पर उसमें आमने सामने है, किसके पक्ष में आएगा किसके विरोध में आएगा, अगर इस बारे में पहले से ही पता लग जाए या लोग उसका अनुमान लगाने लगे, तो निश्चित तौर पर इससे सुप्रीम कोर्ट की ये विश्वसनीयता कहीं न कहीं प्रभावित होती है, और जनता पर, आम लोगों पर उसका असर बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। बहरहाल, क्या टिप्पणी की है, क्या प्रतिक्रिया दी है इस फैसले पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने, उनको सुनते हैं। कह रहे हैं कि अभी हमने पूरा फैसला तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो प्राइमरीली जो फैसला आया है और जो टिप्पणी आई है फैसला सुनाते समय जजेस की, उसके आधार पर उन्होंने जो बात कही है उसे हम लोग सुनते हैं। बिहार में चली थी, उसको लेकर के बहुत सारे पिटीशन थे, जिसमें कि आपने भी एक पिटीशन डाला था, उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को जो है, और जो एसआईआर की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन की थी, उसको सही ठहराया क्या? नहीं, देखिए, डिटेल तो अभी देखा नहीं है, जो ऊपरी तौर पे जो जजमेंट के बुलेट पॉइंट्स आए, तो क्या ही कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने
इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन सर एसआईआर सवाल उठाती रही है और पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ तब भी वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी जो है, जो उस समय सत्ता में थी, उसने सवाल उठाया। अब तो पूरे देश में एसआईआर के नहीं, देखिए, आप अभी भी मूल सवाल नहीं देख पा रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की भी टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं दिखा। सर, लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना। फिर क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। सर, तो ये प्रतिक्रिया है, अब कहना है उनका कि अभी बुलेट पॉइंट्स ही देखे हैं, लेकिन ये इस फैसले को लेकर बहुत खुश या संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब पूरा फैसला आएगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी। फैसले पर प्रतिक्रिया उन वकीलों की भी होगी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया था और सवाल उठाए थे कि एसआईआर कराने का अधिकार संविधान ने चुनाव आयोग को नहीं दिया है। बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई और उन सारी बहसों को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ दलीलें दी गई दोनों ही पक्षों से, वो लगातार हम लोगों ने आपको डीबी लाइव पर दिखाया। उसका जो वहाँ पर जजेस की जो टिप्पणी आ रही थी उन दलीलों पर, उन सबको लगातार लाइव दिखाते रहे। आपने भी देखा होगा कि किस तरह से एसआईआर कराने का अधिकार है सुप्रीम को, ये चुनाव आयोग को या नहीं है, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा था। क्योंकि कहा गया था कि ये एसआईआर वहां पर किसी की नागरिकता तय करने का या बड़े पैमाने पर एसआईआर कराने का, और एसआईआर के जरिए खासतौर पर जो बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया था उसमें जिस तरीके से लोगों से उनकी जानकारी मांगी गई थी, वो सारे नियम जो बनाए थे चुनाव आयोग ने, उन सबको बनाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं था। लेकिन अब फैसले में व्यापक रूप से क्या कुछ कहा गया है उन सब पर एक एक पॉइंट पर वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर अधिकार को भी मान लिया गया है तो फिर ये भी चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय। और रमलेदू जी, अब कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी की टिप्पणी अगर आती है तो वो देखने लायक होगी कि वो आखिर इस पर क्या कह रहे हैं, वो कितने संतुष्ट हैं और कितने सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। लेकिन बहुत सारे सवाल, जैसा कह रहे हैं मनोज झा, अभी भी वो अनुत्तरित हैं, अभी भी उनके जवाब मिलने बाकी। हाँ, उनके जवाब मिलना बाकी हैं अभी बहुत से सवालों के। और जो एक महत्वपूर्ण बात इस फैसले में कही गई है समीर जी, वो ये कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का फैसला करने की चुनाव आयोग की शक्ति सीमित है और नामों को हटाने से किसी व्यक्ति का नागरिकता का दर्जा खत्म नहीं हो जाता। यानी अगर आपने किसी का नाम उससे हटा दिया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं हो जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से अभी तक बातें हो रही थी कि जिनके नाम एसआईआर से कट गए हैं, लेकिन ये तो और अपने आप में कंट्राडिक्टरी है मलेंदु जी कि कोई व्यक्ति नागरिक है और वो वोट नहीं दे सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा कंट्राडिक्टरी, इसीलिए समीर जी इसके फैसले के खिलाफ मुझे लगता है कि इस फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच के लिए जाएगा, इसकी जो है वो अपील की जाएगी इस फैसले के खिलाफ। चूंकि एक तो ये 2 जजों की बेंच का फैसला है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 जजों की खंडपीठ का फैसला था जस्टिस AM अहमदी की बेंच का 1995 में लाल बाबू हुसैन मामले का, उस लाल बाबू हुसैन मामले का इसमें जिक्र किया गया है और एक तरीके से उसको दरकिनार किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि वो फैसला जो है जो ये हम फैसला दे रहे हैं इसको पुष्ट करता है, एक तरीके से ये कहा गया है। तो ये भी एक बड़ा कंट्राडिक्टरी चीज़ है कि क्या 2 जजों की खंडपीठ जो है वो 3 जजों के खंडपीठ के फैसले को इस तरीके से ओवरलुक कर सकती है।
और अभी देखिए जस्टिस नागरत्न ने टिप्पणी की थी और बहुत नाराजगी जताई थी कि ये जो एक ट्रेंड चल गया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपर बेंच को, लार्जर बेंच के फैसलों को ये छोटी बेंच है वो कैसे उसको दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इसको इग्नोर कर रही है। और खासतौर से लाल बाबू हुसैन मामले में जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या बातें कही हैं उन्होंने। और बहुत गंभीर बातें जो है इसमें हैं। एक तो ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि किसी गहन सत्यापन प्रक्रिया को शुरू करने मात्र से ही सबूत के आवश्यक मानक में ऐसा कोई बदलाव आ जाता है जो कानून की नज़र में अनुमेय ना हो। ऐसी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से सहायक दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कहना उस पूर्वाधारणा का खंडन करना नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उस प्रक्रियात्मक तंत्र को दर्शाता है जिसके माध्यम से आयोग मौजूदा प्रविष्टियों की पुष्टि करना चाहता है, जहां आवश्यक हो उनमें सुधार करना चाहता है। यह पूर्वधारणा बनी रहती है, लेकिन यह सत्यापन की संभावना को समाप्त नहीं करती। जबकि उस फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है तो वो भारत का नागरिक है और वोटर लिस्ट से नाम काटा तब तक नहीं जा सकता जब तक कि चुनाव आयोग ये सबूत ना दे कि वो भारत का नागरिक नहीं है। और सिर्फ सबूत नहीं दे, उसको नोटिस इशू करना होगा, पूरी प्रक्रिया उसकी नाम काटने की सुनवाई करनी होगी। ये उसमें स्पष्ट था। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इसका उस पूर्व धारणा का खंडन करना नहीं माना जा सकता, बल्कि उस प्रक्रियात्मक तंत्र को दर्शाता है जिसके माध्यम से आयोग मौजूदा प्रविष्टियों की पुष्टि करना चाहता है। तो ये मुझे लगता है, मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक साधारण नागरिक के तौर पे और एक विश्लेषक होने के नाते मुझको लगता है कि ये 2 जजों की खंडपीठ ने 3 जजों की खंडपीठ के फैसले को ओवरलुक किया है यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा, लाल बाबू हुसैन मामले में न्यायालय ने यह नहीं माना था कि मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि से जुड़ी पूर्व धारणा अखंडनीय होती है, ये कह रहे हैं। इसके विपरीत ऐसी पूर्व धारणा को मान्यता देने का अर्थ ही है कि एक उचित और समुचित जांच के आधार पर से बदला या हटाया जा सकता है। आप खुद कह रहे हैं कि इसके एक उचित और समुचित जांच के आधार पर से बदला हटाया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों के नाम काट दिए गए उनका नाम काटने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? आप बाद में जांच कर रहे हैं। जिनके नाम आपने काट दिए उनसे बाद में आप कह रहे हैं कि आप अपील कर दीजिए। नाम काटने से पहले आपने क्या प्रक्रिया अपनाई, ये इस आदेश में इसको कोई स्पष्ट नहीं है। और लाल बाबू हुसैन मामला स्पष्ट करता है कि चुनाव आयोग को सबूत देना है कि नागरिक नहीं है और क्यों आप नाम काट रहे हैं। पहले उसको नाम काटने से पहले आप उसको सूचित करेंगे, आप नोटिस देंगे और पूछेंगे कि हम आपका काट रहे हैं, क्या आप इन शर्तों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने जो नोटिस दिए नाम काटने के बाद दिए, ड्राफ्ट रोल से आपने उनके नाम हटा दिए, उसके बाद आपने उससे कहा कि आप इसकी नाम अपील कर सकते हैं। ये हुआ है, तो ये उल्टा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मामला बड़ी बेंच को निश्चित तौर पर जाएगा। 5 जजों की या 7 जजों की खंडपीठ की मांग की जा सकती है, संवैधानिक खंडपीठ की मांग की जा सकती है, मुझको ऐसा लगता है। और निष्पक्षता के आधार पर जो है, अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस फैसले में जिस बात पर जोर दिया गया था वह यह थी कि ऐसी पूर्व धारणा को हटाने या बदलाव की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन होना चाहिए। यह फैसला ऐसी किसी प्रक्रिया के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, व्यक्तिगत पात्रता संबंधी कार्रवाई तक सीमित है। अब अदालत ने कहा कि लाल बाबू हुसैन मामले में दिया गया निर्णय किसी विपरीत निष्कर्ष की ओर संकेत नहीं करता, क्योंकि यह निर्णय केवल व्यक्तिगत पात्रता संबंधी कार्रवाइयों के संदर्भ तक ही सीमित था। संवैधानिक जनादेश के तहत की जाने वाली किसी व्यापक वैधानिक प्रक्रिया पर लागू नहीं होता। अब ये बदल ही दिया गया, उस आदेश का अर्थ ही बदल दिया गया। अब 3 जजों की खंडपीठ के आदेश का मतलब जो 2 जजों की खंडपीठ अगर बदल देगी तो समझिए निश्चित तौर पर जो कानून है उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कानून और सवाल कहीं और से नहीं उठ रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस की ओर से। और अभी कुछ ही दिन पहले जस्टिस नागरत्ना ने ये बड़ा इस पर चिंता जताई थी कि ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर लार्जर बेंच यानी जो बड़ी बेंच होती है उसके फैसलों को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जा रहा है या उसके विपरीत जाकर फैसले सुना दिए जा रहे हैं छोटी बेंच की ओर से। और निश्चित तौर पर यह मामला भी इसके तहत आ रहा है, क्योंकि लाल बाबू हुसैन का जो मामला था उसमें बड़ी बेंच थी और ये उसका फैसला बार बार उसका जिक्र हुआ था ये जब ये इस पर सुनवाई चल रही थी। बहरहाल क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, चूंकि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उन लोगों की होगी जिन्होंने इसको लेकर इस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी, बहुत सारे तर्क दिए थे, बताया था कि कैसे ये असंवैधानिक है और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि SIR कराए चुनाव आयोग, और इस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाएं बिना उनको कोई सूचना दिए हुए। सुनते हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का SIR को लेकर। इसको कैसे
देखिए, जो हमारे वकील हैं या जो एप्लीकेंट हैं उनके वकील, उसको पढ़कर हमारे कानूनविद लोग उस पर समीक्षा करके ही बोलेंगे। बिना जजमेंट पढ़े बोलना उचित नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा, मुद्दा ये नहीं कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवा ही चुके हैं एसआईआर, लेकिन एसआईआर होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए हैं, वहां विस्तार से बताएंगे इस पर चर्चा। जहां तक सवाल है जजमेंट का, हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। तो बहुत सारे सवालों पर अभी भी खामोश है न्यायपालिका, और उसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं। अब ये देखना है कि जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनका अगला कदम क्या होता है। अभी उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि अभी फैसले के तमाम बिंदुओं को पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक अगर देखा जाए तो एक जो चुनाव आयोग के फेवर में एक बड़ा फैसला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े सवाल इसमें उठाए जा रहे थे। और एसआईआर को लेकर जिन भी राज्यों में हुए हैं, खास तौर से जो बिहार और पश्चिम बंगाल में, और एक चीज़ और भी है कि यहाँ चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि उसको इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि बहुत सारे जब सवाल आ रहे थे और चुनाव आयोग अपनी गति से उसको जो करना था अमलेंदु जी, वो उसको करता चला जा रहा था। शायद उसको ये पता रहा हो कि फैसला इसी तरीके का आएगा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चर्चाएं भी हम लोग उस समय कर रहे थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को, अगर प्रीजुडिस मैटर है, वो मामला अगर अदालत में विचाराधीन है, तो उस विचाराधीन मामले में वो कैसे आगे बढ़ सकता है, अपने कदम बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक भी बार रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही चुनाव आयोग जो था वो कई बार ठुकराता रहा। खासतौर से आधार के मामले को लेकर उसको कहा ही नहीं। उसके बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, वो आधार पर ही ज्ञान बांट रहे थे, निराधार जी, कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है, पते का पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है, ये तमाम जो थे वो ज्ञान बांट रहे थे जी। और सुप्रीम कोर्ट जब स्पष्ट आदेश दे रहा है कि आप 11 के अलावा 12वां इसको भी आप शामिल कीजिए, तो उसको माना नहीं जा रहा था। बाद में जब सख्त आदेश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब जाकर उसको स्वीकार किया गया कि 12वां भी है, लेकिन उसके आधार पर मुझे नहीं मालूम कि किसी को भी जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। समझिए, बिल्कुल जी हाँ। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिस पर सवाल उठ रहे थे, और इन सारे सवालों के बावजूद से चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे, लेकिन चुनाव आयोग एक के बाद एक नियम बदलता रहा। यानी मामला अदालत में होने के बावजूद, इतना महत्वपूर्ण मामला जिसमें रोज की रोज सुनवाई हो रही थी, उस पर सुनवाई होने के बावजूद चुनाव आयोग अपने नियम भी बदलता रहा, नए नियम भी लागू करता रहा, और कई राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया विवादित है और वो विचाराधीन है, उसको वो दूसरे राज्यों में भी लागू कराने की घोषणा करता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने कदम बढ़ाने से एक भी बार नहीं रोका। इसलिए निश्चित तौर पर ये सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या चुनाव आयोग को इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी, उसको ये पता था कि इसी तरह का फैसला आएगा। अब महत्वपूर्ण होगा देखना उन टिप्पणियों को। प्रशांत भूषण ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, और उन्होंने इस फैसले पर अपनी जो प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं दी है, और कहा है कि ये जो अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है, आखिर में वो लिख रहे हैं कि ये डार्क डे फॉर द जुडिशरी, न्यायपालिका के लिए ये एक काला दिन है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, न्यायपालिका के लिए काला दिन जो है वो ये कह रहे हैं, और समझा जा सकता है कि वो इसको क्यों न्यायपालिका के लिए काला दिन कहना है। जैसा कि मैंने कहा समीर जी कि ये 2 जजों की खंडपीठ ने 3 जजों के खंडपीठ के फैसले को एक तरह से कहा जाए पलट दिया।
आप यही कह सकते हैं कि इसको जो है वो इस तरीके से किया गया, तो ये हम लोग समझ सकते हैं समीर जी। बिल्कुल। और प्रशांत भूषण का हम लोग ट्वीट देखेंगे, चूंकि प्रशांत भूषण भी उन लोगों में थे जो इस एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाएं थी उनके पक्ष में वो दलीलें दे रहे थे, उनके केस को वहां पर वो फॉलो कर रहे थे। उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो जिस एसआईआर को लेकर ये बहस चल रही है, विचाराधीन है, वही बात वो कह रहे हैं, उसी पर उसके तहत यहां चुनाव हो चुके हैं और अब 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, तो फिर इसको क्या ही कहा जाए। ये उनकी टिप्पणी है, उनके ट्वीट को हम लोग देखते भी हैं, लेकिन ये पिटिशनर्स की प्रतिक्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण होंगी और ये देखना भी होगा कि क्या इसको वो आगे इसके खिलाफ अपील करते हैं, इस फैसले के खिलाफ, यानी एक बड़ी बेंच में इसकी सुनवाई की मांग करते हैं या क्या कुछ होता है। लेकिन सरकार की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक आ रही हैं। हमले जी बिल्कुल समीर जी, ये बहुत ऐतिहासिक, हाँ ऐतिहासिक बताई जा रही है, कहा जा रहा है लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दिया है। और जो प्रशांत भूषण लिख रहे हैं समीर जी, उन्होंने कहा है कि मतलब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया, जिसने उस एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया है और ये फैसला कई महीनों बाद आया। हम लोग उनका ट्वीट भी अंग्रेजी में देख सकते हैं। बिल्कुल, ट्वीट उनका प्रशांत भूषण का ट्वीट हम देखते हैं, क्या लिखा है उन्होंने कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें उसने एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया है। यह फैसला कई महीनों बाद आया है, जबकि इस एसआईआर के आधार पर कई राज्यों में चुनाव एक पूरी तरह से पक्षपाती चुनाव आयोग द्वारा कराए जा चुके थे। इन चुनाव में 10% से ज्यादा वोटरों के नाम एक पूरी तरह से अपारदर्शी प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। न्यायपालिका के लिए ये एक काला दिन है, वही बात वो कह रहे हैं। आगे भी कुछ लिख रहे हैं, आप उन्होंने उसको भी देखेंगे कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन न्यायपालिका के लिए एक काला दिन, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर मामला है और ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंभीर मामला है। योगेंद्र यादव जो इस मामले में एक याचिका करता है, उन्होंने भी समीर जी एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, अंग्रेजी में है, उसको आप हिंदी में बता सकते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। और वो भी जो है कह रहे हैं कि मैं सुनने के लिए फैसला वहाँ नहीं गया और इस मुकदमेबाज के तौर पर मैं जो था, चूंकि वो पिटिशनर थे और उन्होंने खुद वहाँ पर बहस की थी, जिरह की थी और बहुत सारे पॉइंट रखे हुए थे, बहुत सारी जो एक मनमानी तरीके से वहां पर कार्रवाइयां हो रही थी, वो भी दिखाया था उन्होंने। और फैसला क्या आएगा, जैसा कि समीर जी मैंने पहले कहा कि अगर बेंच क्या सुन रही है, कौन सी बेंच है, उसके आधार पर फैसला क्या आएगा, ये अगर अनुमान होने लग जाए तो जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये लगता है। और योगेंद्र यादव भी यही कह रहे हैं कि मुझे पहले मतलब मुझे उम्मीद बेचैनी, कम से कम उत्सुकता होनी चाहिए थी कि जिसको कोर्ट को जाके मैंने संबोधित किया, जहां मुकदमा लड़ा था, उसका फैसला क्या आना है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस मामले का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था, हम तो बस फैसले की लिखित कॉपी और उसकी बारीकियों का इंतजार कर रहे थे। देखते हैं एक बार, क्या लंबा ट्वीट है, काफी कुछ लिखा है योगेंद्र यादव ने, उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे वो ये भी लिख रहे हैं कि इस मामले की दिशा पिछले साल अगस्त में ही तय हो गई थी। एसआईआर के खिलाफ 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईआर की संवैधानिकता की जांच करने से अपना ध्यान हटा लिया और असल में खुद को एक उपभोक्ता फोरम में बदल लिया, जहां संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय शिकायतों के निवारण और मध्यस्थता पर ज्यादा जोर दिया गया। इस मामले का फैसला तो असल में तभी हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह मामला पहले से तय किए बिना ही बिहार चुनाव जल्दबाजी में कराने की इजाजत दे दी थी और चुनाव आयोग से एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट में मौजूद सबसे बड़ी कमियों को भी ठीक करने की मांग नहीं की थी। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे और फिर तीसरे चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, तब इस मामले में कुछ खास बचा ही नहीं था, जबकि दूसरी तरफ माननीय कोर्ट बड़े आराम से इसकी संवैधानिकता पर दलीलें सुन रहा था। एसआईआर अब एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे बदला नहीं जा सकता था। जो थोड़ी बहुत शंका बची थी वो भी तब दूर हो गई जब माननीय जजों ने खुले कोर्ट में ये टिप्पणी की कि किसी को भी एसआईआर की प्रक्रिया में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पहले ही पता हो गया कि चुनाव आयोग आपको
आपकी यहाँ पर जो प्रोसीडिंग है उसको धता बताते हुए अपने मन से जो मन में आ रहा है करता चला जा रहा है। इसका मतलब उसको पता था कि चुनाव आयोग ये जो नतीजे आएंगे यानी जो फैसला आएगा वो उसी के पक्ष में आना है। आगे लिख रहे हैं कि योगेंद्र यादव जो उनका ट्वीट है, एक बार फिर उसको हम देखेंगे चूंकि लंबा ट्वीट है, लेकिन एक एक पॉइंट एक एक पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। और खुद पेटिशनर ही नहीं थे योगेंद्र यादव, उन्होंने वहां पर जाकर अपनी दलीलें भी पेश की थी। लिख रहे हैं कि इस याचिका के ताबूत में आखिरी कील तब ठोकी गई जब उसी बेंच के सामने एक और याचिका पर सुनवाई चल रही थी और एक माननीय जज ने टिप्पणी की कि जिन लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अगले चुनाव में वोट दे सकते हैं। उसी पल कोर्ट ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कानूनी पेचीदगियों को हटाकर देखें तो सीधी सी सच्चाई यह है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र की सर्वोच्च अदालत ने पहले ही लाखों नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने की मंजूरी दे दी है। अब तक कम से कम 59 मिलियन यानी 5.9 करोड़ लगभग 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और ये संख्या 100 मिलियन 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह सोचना भी नामुमकिन था कि कोर्ट अब एसआईआर को असंवैधानिक घोषित करेगा और एसआईआर के बाद हुए सभी चुनाव को रद्द कर देगा। वकील तो बस उस सटीक कानूनी तर्क का इंतजार कर रहे थे जिसके आधार पर उस नतीजे पर पहुंचा गया था जो पहले से ही सबको पता था। इस तरह की कानूनी बाजीगरी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दोस्त तो बस कुछ टुकड़ों की उम्मीद में थे, इस आस में कि अगर कोर्ट वोटरों को नहीं बचा सकता तो कम से कम अपनी इज्जत ही बचा ले, लेकिन अंत में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। शिष्टाचार की बातों को एक तरफ रख दें तो कोर्ट ने चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी है कि वो वोटर लिस्ट के साथ जो चाहे कर सकता है। एडीआर बनाम भारत संघ 2026 का मामला हमारे समय के लिए वैसा ही है जैसा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का मामला था जब हमारे लोकतंत्र पर हुए पिछले हमले के लिए था। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एसआईआर का ये फैसला संविधान की आखिरी दीवार के ढहने की शुरुआत न बन जाए जैसा कि एडीएम जबलपुर के फैसले ने एक बार किया था। हमें यह विश्वास रखना होगा कि एक दिन संविधान के रक्षक द्वारा संविधान के प्रति इस तरह की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की इस घटना को उसके असली रूप में पहचाना जाएगा और इसे पलट दिया जाएगा। ये जो लाइन है अमलेंदु जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि कुछ हमको तो ये था कि अब कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद कम से कुछ न बचाए, अपनी इज्जत बचा ले, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल अपनी इज्जत बचाने से भी इनकार कर दिया और अपनी इज्जत ही गंवा दी। तो समीर जी, जो संस्था अपनी इज्जत नहीं बचा पाए उससे ये उम्मीद कैसे की जाएगी वो संविधान को बचाएगा। और मैंने पहले भी टिप्पणी की थी कि मतलब जो जज साहिबान जो है डाइस पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि सावरकर पर उनकी दादी ने क्या किया था, जो मतलब एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हुए कह रहा है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और इसको हटा देना चाहिए, जो ये कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जज बनकर आ जाए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे जज साहिबान जो है वो संविधान के कस्टोडियन का अपना धर्म निभाएंगे। आज समीर जी, सबसे ज्यादा चुनौती जो है इस देश के सामने सरकार से निपटना कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है कि अब सबसे बड़ी चुनौती जो है ये है कि जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर संविधान का कस्टोडियन होने का दायित्व है, क्या वो संविधान की रक्षा के लिए आगे खड़ी है या संविधान को ढहने की शुरुआत जो है वहीं से होगी। ये बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो ट्वीट है और जो बातें लिखी हैं योगेंद्र यादव ने, बहुत एक कहा जाए कि एक देश के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत ये दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि अगर लोगों को ये तो कम से कम इस पूरे मामले में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद जरूर कुछ लोगों को थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचा ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने को उसकी भी परवाह नहीं रही कि उसकी इज्जत बचती है या नहीं बचती है। सवाल यह है कि दो जजों की बेंच का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है और एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 के तहत उसको संविधान में एक महत्वपूर्ण जगह दी गई है और उसी को संविधान का कस्टोडियन कहा गया है। तो अब कस्टोडियन को अगर ये कहा जा रहा हो कि उसने एक काला दिन आज के इस फैसले को अगर कहा जा रहा हो, तो ये सोचना होगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी कह रहे थे अमलेंदु जी कि जब लोगों को ये लगने लगे कि बेंच को देखकर यानी जजों को देखकर ये पता लगे कि क्या फैसला आएगा और क्या नहीं आएगा,
तो फिर उसकी विश्वसनीयता वहीं खत्म हो गई। वही सारी बातें योगेंद्र यादव अपनी इस बात में लिख रहे हैं अमलेंदु जी कि हम लोगों को कोई उम्मीद वैसे भी नहीं रह गई थी। चुनाव आयोग के खिलाफ मामला चल रहा है, जिस मामले में चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, उसी मामले को, एक राज्य का मामला कटघरे में है, उस मामले में उसी प्रक्रिया को वो बाकी राज्यों में करवा रहा है और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है। यानी चुनाव आयोग को इसी फैसले की उम्मीद थी, उम्मीद ही नहीं, उसको पूरा विश्वास था। बिल्कुल समझिए, उसको पूरा विश्वास था और इसीलिए इस तरीके से होता रहा। और इसीलिए थे वो ज्ञानेश कुमार जो थे वो विपक्ष के नेताओं को उंगली दिखाकर धमका रहे थे। इसका मतलब ये पता था कि भाई सबसे आखिरी अदालत आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वहां आप जाओगे तो क्या होगा। और जो जनता की अदालत है उसको उन्होंने निपटाई दिया है, उसको उन्होंने मैनेज ही कर लिया। अब जनता चाहे सड़कों पर रहे, चाहे कहीं भी रहे, पश्चिम बंगाल में वहां की जनता जो कुछ भी कर ले, वहां तो लोगों को एक भीड़ लग गई है डिटेंशन सेंटर्स में भेजने की, बांग्लादेश भेजने की, सबको घुसपैठिया बताया जा रहा है। जो 27 लाख जिनके निकाले गए हैं, कहा है कि उनको वहां पर उनकी जांच हो रही है, लेकिन अब सबको निकाल दिया जाएगा। और लोगों को यह भी पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, कह देगा ये सब अधिकार है चुनाव आयोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 27 लाख नाम तो समझिए वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी उसके सामने गए हैं। हालांकि उनमें से कई हजार नाम वापस आए हैं, लेकिन वो कितने नाम वापस, लाखों 27 लाख में से 10,000 नाम वापस आए हैं। तो अब अगर 27 लाख में 10,000 वापस आए तो बाकी नाम आने में कितना समय लग जाएगा समीर जी, ये भी अब देखा जा सकता है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं समीर जी, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये गंभीर चर्चा जो है वो अब इस देश के अंदर छिड़ेगा। और एक तरह से कहा जाए कि संविधान के ढहने की शुरुआत आप समीर जी समझ सकते हैं कि हो चुकी है। ये जो कह रहे हैं योगेंद्र यादव, इसमें मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इफेंट बट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनको भी सुनेंगे वो भी क्या कह रहे हैं। लेकिन बहुत ही सख्त टिप्पणी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ से आई है, और ये जो टिप्पणियां हैं ये बता रही है कि आखिर अब देश की व्यवस्था किधर चली गई है। आखिरी उम्मीद होती है किसी भी मामले में, संविधान को बचाने के मामले में, ये किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संविधान को बचाने का मामला था। लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी कि यही आएगा, उम्मीद भी नहीं कहेंगे, आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वही आया है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, आखिरकार वही फैसला आया है, ये समझा जा सकता है। और इसी तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। और समझिए पूरी हम लोगों ने तो पूरी इसकी आया उसकी रिपोर्टिंग की है कि किस तरीके से क्या क्या दलीलें दी गई, क्या क्या दलीलें और जजों की टिप्पणियां सब कुछ आई, ये सब कुछ देखा। वो तो उसी दिन हो गया था जब पहली बार आया मतलब ये मामला, और सीजीआई साहब उस समय सीजीआई नहीं बने थे, और उन्होंने कहा कि मुझको सीजीआई ने बुला लिया है एक जरूरी काम के लिए, इसको हम बाद में सुनेंगे। तो सीजीआई का बुलाना इतना ज्यादा जरूरी काम था कि 8 करोड़ लोगों की उसमें मताधिकार पे जो संकट है वो महत्वपूर्ण मसला नहीं था। तो समझ में आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में कितना महत्वपूर्ण मुकदमा है ये सर। बिल्कुल, ये उसको कितना महत्वपूर्ण मुकदमा है, यानी करोड़ों लोगों के नागरिकता से, उनके मताधिकार से जुड़ा मामला है, उनके अधिकारों से जुड़ा मामला है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। और आज फैसले में दिख भी गया है कि क्या है। बहरहाल जो टिप्पणियां आ रही हैं उनको देखना, जानना, समझना बड़ा ज़रूरी है। सुनते हैं कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर जो चुनाव हुए हैं, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल में, उन चुनाव के जो नतीजे आए, अब वो भी आप देखिए अमलेंदु जी, इधर चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है, उसके क्या नतीजे आएंगे, ये सबको पता लग गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही है और क्या फैसला आएगा, ये लोगों को पता लग गया है। इसका मतलब अब क्या दिखाई पड़े, चुनाव आयोग के ऊपर तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी के नेता इसको ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत कर रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए। भाई संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से, और वो संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो संविधान को बचाएगी, संविधान का रक्षक है, उसके ऊपर अब ऐसे सवाल उठेंगे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल समीर जी, अब ये संविधान किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, ये पूरी न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा है। जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि न्यायपालिका के लिए काला दिन,
अब इस पे जज साहब जज का फैसला कोई उनका अपना फैसला थोड़ी हो, तो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का फैसला, वो संस्था का फैसला होता है। मतलब आप अगर ये दूरी नहीं बना पा रहे कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप किसी महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय। और प्रशांत भूषण इसे न्यायपालिका का जो काला दिन बताने समझिए, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और मुझे लगता है पूरे देश भर में इस पर अब बहस छिड़ेगी कि क्या अब इस संविधान को मृत मान लिया जाए। अब ये मान लिया जाए कि संविधान की जो कस्टोडियन संस्था है वहीं से संविधान को बचाने की लड़ाई खत्म हो गई है, ये मान लिया जाए। मुझे लगता है कि विपक्षी दल इस पे जो है बैठकर विचार करेंगे, जैसा कि कह भी रहे हैं मनोज झा और प्रमोद तिवारी की, सब मिलकर बैठ के विचार करेंगे। बहरहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, इस सुप्रीम कोर्ट के SIR पर जो फैसला आया है उसको लेकर। been delivered in the SIR matter that is applicable in case of Bihar. That is not all India features. In this judgment, which I have heard, safeguard which had been provided by the Election Commission, that was sufficient, it has been held. But one interesting thing has been said that if the Election Commission has no authority to decide who is citizen and who is not citizen, and if the Election Commission has deleted any name on the ground of the citizenship, then they should refer the matter to the appropriate authority under the Citizenship Act. And that appropriate authority will decide whether these gentlemen, these persons who are affected, they are citizen or non-citizen. If the appropriate authority hold that they are citizen, then their names should be included. Which we are saying for long that the central government has no power or police have no power to decide who is citizen and who is not citizen, and then thereafter push them back. That is not allowed by the Supreme Court today. Now, in Bengal case is completely different. Bengal case is logical discrepancy has been made, which has not ever. तो ये कह रहे हैं इसको लेकर जो कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कि ये SIR मामले में जो न्याय मिला है वो बिहार के मामले पर लागू होता है, ये पूरे भारत के लिए नहीं है। इस फैसले में चुनाव आयोग ने जो सुरक्षा उपाय दिए थे वो काफ़ी थे और उन्हें सही ठहराया गया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये कही गई कि अगर चुनाव आयोग के पास ये तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, और अगर चुनाव आयोग ने नागरिकता के आधार पर किसी का नाम हटा दिया है तो उन्हें ये मामला नागरिकता कानून के तहत सही अधिकारी के पास भेजना चाहिए। वो अधिकारी तय करेगा कि वे लोग नागरिक हैं या नहीं। अगर हाँ तो उनके नाम शामिल किए जाने चाहिए। हम काफ़ी समय से कह रहे थे कि केंद्र या पुलिस के पास ये तय करने की कोई शक्ति नहीं है। बंगाल का मामला अलग है। बंगाल का मामला ये है कि चुनाव आयोग ने तार्किक रूप से कुछ गड़बड़ियां की हैं, इसलिए हमारा मामला अलग है। इसमें प्रक्रिया से जुड़ी कई कमियां हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SIR संवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा उपायों के बारे में कई निर्देश दिए हैं। यानी वही बात कह रहे हैं जो अभी हम लोग कह रहे थे कि जब आप नागरिकता के लिए वो तय करने का अधिकार नहीं है और किसी का नाम मतदाता सूची से हटने का मतलब ये नहीं है कि वो देश का नागरिक नहीं है, तो देश का नागरिक होने के नाते वो मतदाता सूची में क्यों नहीं रहेगा। बिल्कुल 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 सही बात है समीर जी। मतदाता सूची में क्यों रहेगा, इसको देखा जा सकता है और ये एक तरीके से बिल्कुल सही बात है। और मतदाता सूची तय करने का अधिकार जो है वो किसको नहीं है। अब इस तमाम टिप्पणियाँ इस तरीके की समीर जी आ रही हैं इस मसले पर लेकर, और आप समझ सकते हैं कि जो टिप्पणियाँ आ रही हैं वो किस तरीके की हैं। लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो हैं यहाँ वो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की हैं। हाँ, जो पिटिशनर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पिटिशनर्स के वकील रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो टिप्पणियां हैं उनका अपना महत्व है। राजनीतिक दलों की टिप्पणियां, उनका भी अपना महत्व है, चूंकि इसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष एक तरीके से वो एक आतंकित था कि अगर यही SIR रहेगा तब तो फिर विपक्ष के मतदाताओं को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाएगा। वो चूंकि जिस तरह से टारगेटेड वे में छांट कर चुन कर विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे गए और उसमें जोड़े गए ऐसे नाम जो माना जाता है कि वो शायद सत्ता पक्ष को दे रहे हैं, इस तरह की अगर वोटर लिस्ट बनेगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लोग परेशान होंगे और वो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह की होगी। लेकिन
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है कि वो राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था कैसे उसको नष्ट किया जा रहा है उस वजह से वो इसमें दलीलें अपनी दे रहे थे। उन्होंने जो बातें कही हैं इस फैसले पर जिस तरह से निराशा जताई है वो बहुत गंभीर मसला है। बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर मसला है और योगेंद्र यादव ने तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, हम लोगों ने लिखा, मतलब उनका सुनाया पूरा ट्वीट जो है, और उसमें जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये है समीर जी कि कानूनी पेचीदगियों को हटाकर देखें तो सीधी सी सच्चाई यह है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र की सर्वोच्च अदालत ने पहले ही लाखों नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने की मंजूरी दे दी है। अब तक कम से कम 5.9 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और ये संख्या अंततः 10 करोड़ तक पहुंच सकती है, ये कह रहे हैं योगेंद्र यादव। और आगे कह रहे हैं कि यह सोचना भी नामुमकिन था कि कोर्ट अब एसआईआर को संवैधानिक घोषित करेगा और एसआईआर के बाद हुए सभी चुनाव को रद्द कर देगा। वकील तो बस उस सटीक कानूनी तर्क का इंतजार कर रहे थे जिसके आधार पर उस नतीजे पर पहुंचा गया था जो पहले ही सबको पता था। अच्छा, हम लोग जब ये फैसला रिजर्व रखा था अमलेंदु जी, तब भी हम लोगों ने उस समय भी लाइव कर रहे थे और ये चर्चा की थी कि हो सकता है कि अब एसआईआर के जरिए जहां पर चुनाव हो गए, चूंकि वो एक व्यवस्था का एक बड़ा प्रश्न हो जाता, उनको ना वो छेड़ता, लेकिन कम जो चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर किया है, जिस तरह से प्रक्रियागत खामियां हैं, कम से कम वो उनको वो खारिज कर देगा, यानी उसको गलत बताएगा, आगे से उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन ये भी आप देखिए कि बाकी जो बचे हुए 22 राज्य थे वहां भी चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि अब हम वहां भी करें, यानी आदेश रिजर्व रखने के बाद वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रीजुडिस है, इस बात से वो बिल्कुल बेफिक्र रहा। बिल्कुल इससे एकदम बेफिक्र रहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रीजुडिस है, क्या फैसला आ सकता है, और वो अपना काम करता रहा, मतलब एक तरह से कहा सुप्रीम कोर्ट को ही चिढ़ाता रहा चुनाव आयोग। यही शब्द इस्तेमाल करना मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट को चिढ़ाता रहा कि तुम फैसला सुरक्षित रखो, चाहे कुछ फैसला दो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं और हमको पता है क्या फैसला है, हमको पता है, मतलब ये भी है। हाँ, मतलब ये भी कि आपकी जो है कहना नहीं चाहिए कि मतलब कि आप हम हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। तो वो तो समझिए ये समझ में आने लगा कि जब कॉकरोच जैसी टिप्पणियां आने लग जाएं और उसकी सफाई में जो है परजीवी और विकसित भारत जैसे जुमलों के साथ सफाई आने लग जाए तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से पूरा देश नमोमय हो चुका है। ये समझा जा सकता है, इससे ज्यादा और सख्त टिप्पणी कोई नहीं की जा सकती सभी जी। बिल्कुल, और इसीलिए कह रहे हैं प्रशांत भूषण, एक बार उनका ट्वीट फिर से देखते हैं और आखिरी लाइन यही कह रहे हैं, एक तरीके से वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये फैसला ये जुडिशरी में भारत की न्यायपालिका के लिए एक काला दिन है। वो जो उन्होंने ट्वीट किया है कि आखिरकार एसआईआर प्रक्रिया को यह फैसला कई महीनों बाद आया है, जबकि इस एसआईआर के आधार पर कई राज्यों में चुनाव एक पूरी तरह से पक्षपाती चुनाव आयोग द्वारा कराए जा चुके थे। इन चुनावों में 10% से ज्यादा वोटरों के नाम एक पूरी तरह से अपारदर्शी प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। न्यायपालिका के लिए एक काला दिन। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो चुनाव आयोग कर रहा है जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति प्रक्रिया ही अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया का मामला पहुंचा था, मुझे ध्यान पड़ता है सीजीआई उस समय नहीं थे, जस्टिस सूर्यकांत साहब इन्हीं की बेंच में पहुंचा था और उसमें कहा था कि इसको होली के बाद सुनेंगे और 3 होली निकल चुकी है उसके बाद से, और अब जाकर जो वो सुप्रीम कोर्ट में आया वो बेंच बदल दी गई। तो अब समझा जा सकता है, हालांकि उसमें जो बेंच है उसने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, क्या है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए नियुक्तियां रद्द हो, मतलब कानून रद्द हो जाता है और ये नियुक्ति रद्द हो जाती है तो इस अवैध चुनाव आयोग तो फिर अवैध हो जाएंगे, वो ये सारे काम अवैध हो जाएंगे, तो ये सारे काम अवैध हो जाएंगे, तो इसका फिर क्या तोड़ होगा। तो यानी समीर जी जो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड, क्या है वो कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। तो ये जो है आप पहले ही जो है जिस तरीके की यहाँ प्रक्रिया चल रही है उससे समझा जा सकता है कि क्या फैसला आएगा और फैसलों के निहितार्थ क्या हैं। अच्छा, अब ये मुहावरा भी देखिए बड़ा एक तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब आपने इसको डिले कर दिया, इसका मतलब क्या न्याय मिला, और आप डिले करते गए कि ताकि इसमें न्याय मिलने की गुंजाइश खत्म हो जाए। नहीं, गुंजाइश नहीं, न्याय की आस ही खत्म हो जाए, गुंजाइश तो छोड़ी नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि न्याय की आस ही खत्म हो जाए, तो ये है। अच्छा, आप देखिए कि चलिए आप वहां का हो गया था, बिहार का चुनाव हो गया था, उसके बाद यह फैसला दे देते, लेकिन तब तक 5 राज्यों में जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सरकार नहीं बन गई, आपने सुनवाई पूरी कर ली, फैसला सुरक्षित रख लिया, सरकारें जब तक नहीं बन गई तब तक आपने इस पर कोई फैसला दिया ही नहीं।
ये है महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल, यानी आपने फैसला भी ऐसे समय पर सुनाया कि उसकी टाइमिंग यानी सब कुछ आराम से निपट जाए। जो मामला चल रहा है, कितने एक दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो मामला विचाराधीन है उसकी एसआईआर करा सकता है या नहीं करा सकता। अब तो फैसला आपने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गया, लेकिन अभी तक तो ये था कि आखिर इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन एसआईआर की सुनवाई भी हो रही है, एसआईआर हो भी चुका और उसके जरिए सरकार भी बन गई, कई और राज्यों में भी हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता था और चुनाव आयोग जिस गति से वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, या तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी निगाह में सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं था, या फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है और आएगा तो उसी के पक्ष में आएगा। बहरहाल इसको लेकर जो पेटिशनर्स की प्रतिक्रिया है, पेटिशनर की ओर से जो पेश हुए वकीलों की प्रतिक्रिया है वो बहुत गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट पर यानी देश की न्याय प्रणाली पर, देश की न्यायपालिका पर बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी कि इसमें एक जो खास मामला आया था लाल बाबू हुसैन का मामला, उसमें 3 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया था उसको भी यहाँ पर उल्टा गया है सीधे तौर पर, और इस पर अभी चिंता जताई थी, टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस नागरत्ना ने। खैर, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। क्या इसको लार्जर बेंच में ले जाने की अपील की जाती है या फिर इस फैसले को यूं ही स्वीकार कर लिया जाएगा जैसे सरकार की तरफ से इसको स्वीकार किया जा रहा है, सरकारी पक्ष की ओर से स्वीकार किया जा रहा है। रहेगी इन सब पर नजर। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।